गाइस गुड मॉर्निंग। सो गाइस हमारी पीटी 365 पॉलिटी की मैगजीन चल रही थी, तो चलिए हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। और आज की फर्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ द मिशन कर्मयोगी। अभी क्या है, रिसेंटली जो कैबिनेट ने अप्रूव किया था दैट इज़ द मिशन कर्मयोगी विच इज़ द नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। देखो इसके अंडर क्या होगा, हम जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं जैसे IAS हो गए, IPS हो गए, या फिर अलग लेवल के जो भी सर्वेंट्स हैं सिविल सर्वेंट्स, उनकी हम क्या करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। ठीक है, तो ज़रा देख लेते हैं कि क्या सैलेंट फीचर्स हैं। देखो सबसे पहले ऑफकोर्स इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए इनमें फाइनेंशियल खर्चा होगा। तो फाइनेंशियल एलोकेशन कितना हुआ है, इसमें हम नियर अबाउट 46 लाख जो सेंट्रल एम्प्लॉइज़ हैं उनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, जिसमें नियर अबाउट 510 रुपीज़ करोड़ का क्या आएगा, खर्चा आएगा। और ये 5 सालों में इस पैसे को खर्चा जाएगा फ्रॉम 2020 टू 2024 टू 2025। ठीक है, इस एक्सपेंडिचर को पार्टली फंड किया जाएगा किसके द्वारा, बाय द मल्टीलेटरल असिस्टेंस, और कितना नियर अबाउट $50 मिलियन तक। फाइन, अब देखो हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है। हमारा जो गाइडिंग प्रिंसिपल है, हम इसमें क्या करेंगे, मेनली हम क्या करेंगे, देखो हम क्या करते हैं, हर एक जो सिविल सर्वेंट्स हैं उन पे रूल्स बेस्ड अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। हमें क्या करना है, स्विच करना है फ्रॉम रूल्स बेस्ड टू रोल्स बेस्ड, मतलब कि हमें क्या करना है, ट्रांजिशन करना है फ्रॉम रूल्स बेस्ड टू रोल्स बेस्ड ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, सो दैट हम किसी भी सिविल सर्वेंट्स को, उस पर्टिकुलर बंदे को जो वर्क अलाइन कर सके, वो उसके एज पर पोटेंशियल उसको अलाइन कर सके, सो दैट वो अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग क्या कर सके, अपनी पोस्ट में कॉम्पिटेंट कर सके। फाइन, ट्रांजिशन फ्रॉम रूल्स बेस्ड टू रोल्स बेस्ड ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट बाय अलाइनिंग वर्क एलोकेशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स बाय मैचिंग देयर competencies टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पोस्ट। उस पोस्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम उस बंदे को वहाँ पे पोस्ट करेंगे। इसके अलावा हमें क्या करना है, हमें एम्फोसाइज करना है, हमें ज़्यादा फोकस किस पे करना है, ऑन साइट लर्निंग पे रैदर देन द ऑफ साइट लर्निंग। फाइन, हमें क्या करना है, इकोसिस्टम क्रिएट करना है सो दैट हम क्या कर सकें, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकें। इसमें हम सभी इंक्लूड होगा, जैसे लर्निंग मटीरियल्स हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, पर्सनल, ये सब इंक्लूड होगा। इसके अलावा हमें क्या करना है, सभी जो सिविल सर्विस पोजीशन है उसमें उसको उसका एक फ्रेमवर्क बनाना है, दैट इज द फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स रोल्स एक्टिविटीज एंड द कॉम्पिटेंसेस अप्रोच। ठीक है, तो हमने इस तरह से इस अप्रोच को क्या करना है, इस अप्रोच को यूज़ करना है। हमें क्या करना है, हर एक सिविल सर्वेंट्स के पास एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल रखानी है सो दैट वो क्या कर सके, कॉन्टिन्यूसली बिल्ड कर सके और कॉन्टिन्यूसली वो स्ट्रेंथन कर सके अपना बिहेवियरल फंक्शनल डोमेन कॉम्पिटेंसेस को। इसके अलावा हमें सभी जो सेंट्रल मिनिस्टर्स और डिपार्टमेंट्स हैं उनको इनेबल करना है कि वो डायरेक्टली क्या कर सके, रिसोर्सेज में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सके, सो दैट हम क्या कर सके, इस तरह का कुछ कॉमन इकोसिस्टम को क्या कर सके, क्रिएट कर सके। फाइन, इसके अलावा हमें क्या करना है, जो हमें इनक्रेज करना है और पार्टनर करना है किसके साथ, जो लर्निंग कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके साथ क्या करना है, हमें क्या करना है, को पार्टनर करना है, इंक्लूडिंग जो पब्लिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी, सो दैट वो क्या कर सके, वो भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके हमारे सिविल सर्वेंट्स को। फाइन, अब देखो ये जो प्रोग्राम होगा वो डिलीवर किया जाएगा, कैसे डिलीवर किया जाएगा, इसके लिए पहले हम एक प्लेटफॉर्म को क्या करेंगे, सेटअप करेंगे, जिसका नाम है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, दैट इज आई गोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। इसको हम क्या करेंगे, सेटअप करेंगे। ये सब कुछ जो डिजिटली ई लर्निंग मटीरियल प्रोवाइड करेगा सो दैट कैपेसिटी बिल्डिंग कर सके। इसके अलावा कुछ और मैटर्स भी प्रोवाइड करेगा, जैसे कन्फर्मेशन आफ्टर द प्रोबेशन पीरियड, डिप्लॉयमेंट, वर्क असाइनमेंट, और कुछ वैकेंसीज को भी नोटिफाई करेगा, जिसको इवेंचुअली क्या किया जाएगा, इस प्लेटफॉर्म के द्वारा क्या किया जाएगा, इस प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट किया जाएगा, मतलब कि इस प्लेटफॉर्म पे आपको सभी चीज़ें आपको मिलेंगी। फाइन, इसके अलावा एक अप्रोप्रिएट मॉनिटरिंग होगी, इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क होएगा, इसको भी हम रखेंगे सो दैट हम क्या कर सके, सभी जो भी इस प्लेटफॉर्म पे जो भी यूजर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को हम क्या कर सके, इवेल्युएट कर सके, सो दैट हम क्या कर सके, क्या उनका परफॉर्मेंस है उसको। और फिर हम क्या करेंगे, अब सपोज करो 10 लोग हैं, जैसे आप लोग 10 लोग होते हो क्लास में या 20 लोग होते हो, तो आपकी क्या करते हैं, आप नोटिस बोर्ड पे लगाया जाता है ना कि हाँ किसने कितने मार्क्स लिए, तो उसी तरह हम क्या करेंगे, एक डैशबोर्ड व्यू लगाएंगे, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हर एक इन बंदे के क्या है उसके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पे वहाँ पे उसको जज करेंगे। फाइन, सिंपल बात है, उसको लिस्ट करेंगे। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है, सबसे पहले क्या है, प्राइम मिनिस्टर पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल होगी, जो कि इसको हम सेटअप करेंगे। इसमें क्या है, ये एपेक्स बॉडी होगी जो डायरेक्शंस आपको प्रोवाइड करेगी, किसको, सिविल सर्विसेज, किस तरह से हम सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म कर सकते हैं, किस तरह से हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं। और ये जो प्राइम मिनिस्टर पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल होगी, इसको किसके अंडर किया जाएगा, अंडर द प्राइम मिनिस्टर। इसके जो चेयरमैन होंगे प्राइम मिनिस्टर। इसके अंदर कुछ यूनियन मिनिस्टर्स भी होंगे, कुछ चीफ मिनिस्टर्स भी होंगे, और कुछ एमिनेंट पब्लिक HR प्रैक्टिशनर्स भी होंगे, थिंकर्स भी होंगे, ग्लोबल थॉट लीडर्स भी होंगे, और पब्लिक सर्विस फंक्शनरीज भी होंगे। ठीक है, इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन भी होगा। इस कमीशन का क्या होगा, जरा हम देख लेते हैं। ये क्या करेगा, इस काउंसिल को असिस्ट करेगा सो दैट वो क्या कर सके, जो भी एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान्स हैं उनको अप्रूव करवाएगा और कोऑर्डिनेट करेगा, सुपरवाइज करेगा कि किस तरह से ये जो प्लान्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है। फाइन,
तो गाइस ये आपको याद रखना है कि क्या क्या हम कमीशन को सेटअप करेंगे, कौन से इसमें काउंसिल को हम सेटअप करेंगे। इसके अलावा हम क्या करेंगे, जितने भी सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उसको सुपरवाइज करेंगे, जो भी सिविल सर्विस ट्रेनिंग के साथ क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, या फिर जो सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग का डील कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हम कुछ लर्निंग सोर्सेज को क्रिएट करेंगे, इंक्लूडिंग इंटरनल एक्सटर्नल फैकल्टी एंड रिसोर्सेज सेंटर, फाइन। इसके अलावा हम क्या करेंगे, कुछ कॉमन मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी, उनके लिए भी नॉर्म सेट करेंगे। मतलब कि एक देखो एक तो ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके अलग से हो ही रहे, लेकिन अगर हमें बीच में कभी करियर के बीच में अगर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है तो उसके लिए भी कुछ नॉर्म्स या रेगुलेशन को सेट करेंगे अक्रॉस ऑल द सिविल सर्विस, ठीक है। इसके अलावा फिर हम कुछ पॉलिसीज़ देखेंगे, किस तरह से हम पॉलिसीज़ को यूज़ करके मतलब कि लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं, सिविल सर्वेंट्स की कैपेसिटी बिल्ड कर सकते हैं, जैसे विच इज़ रिक्वायर्ड इन द एरिया ऑफ HR मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग टू द गवर्नमेंट, है। इसके अलावा एक स्पेशल पर्पस व्हीकल को सेटअप किया जाएगा अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, सो दैट हम क्या कर सकें, जो भी आई गोट कर्मयोग प्लेटफॉर्म पे, जो कि एक ऑनलाइन ट्रेनिंग है, इसमें जो भी डिजिटल एसेट्स यूज़ किया जा रहा है उसकी ओन कोर ऑपरेटिंग को वो क्या कर सके, डील कर सके, ठीक है। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन यूनिट को सेटअप किया जाएगा, जिसको ऐड किया जाएगा बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है। तो क्या आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज अ व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन। बोल। अभी के रिसेंटली जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन्होंने सजेस्ट किया है सभी कॉर्पोरेट्स को कि आपको क्या करना है, व्हिसल ब्लोइंग मैकेनिज्म को एनकरेज करना है और उन्हें सेफ गार्ड्स प्रोवाइड करना है, सो दैट हम क्या कर सकें, व्हिसल ब्लोअर्स को प्रोटेक्ट करना है। तो क्या आप सबको पता होना चाहिए सबसे पहले व्हिसल ब्लोअर्स क्या होता है। व्हिसल ब्लोअर्स वो लोग होते हैं, उसका कोई करप्ट आदमी है, कोई भी करप्ट आदमी है, और अगर वो उनकी पोल खोलता है कि हाँ इस बंदे ने करप्शन करी है, तो वो क्या कर रहा है, वो एक तरह का व्हिसल ब्लोअर की तरह एक्ट कर रहा है, फाइन। मतलब कि वो बता रहा है कि ये बंदा करप्ट है, ठीक है। लेकिन हमें उनकी आइडेंटिटी क्या करना है, रखना है, उनकी आइडेंटिटी को प्राइवेट रखना है, क्योंकि अगर उनकी आइडेंटिटी रिवील हो गई तो क्या कर सकता है, वो पर्टिकुलर बंदे की पावर इतनी होगी, क्योंकि MP MLA की पावर आपको पता है इतनी होगी कि वो उसकी लाइफ को क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है, जिसने क्या करा है उसकी मतलब ये बताया कि पर्टिकुलर बंदा करप्ट है, फाइन। तो व्हिसल ब्लोअर वही होता है। तो अभी क्या, जो हमारे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने सभी कॉर्पोरेट्स को सजेस्ट किया कि आपको क्या करना है, व्हिसल ब्लोइंग मैकेनिज्म को एनकरेज करना है, और आपको सबसे ज़्यादा एडुकेट सेफगार्ड प्रोवाइड करने हैं, सो दैट हम व्हिसल ब्लोअर्स को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। व्हिसल ब्लोइंग क्या है, इट इज़ द एक्ट ऑफ ड्राइंग अटेंशन टू एन अथॉरिटी फिगर और पब्लिक टू परसीव्ड रॉन्ग डूइंग, मिसकंडक्ट, करप्शन, फ्रॉड, अनएथिकल एक्टिविटी विद इन द पब्लिक, प्राइवेट और थर्ड सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। व्हिसल ब्लोइंग का एम यही होता है कि हम क्या करते हैं, अगर प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ करप्शन हो रहा है, अनएथिकल एक्टिविटी हो रही है, मिसकंडक्ट हो रहा है, या कुछ गलत काम किए जा रहे हैं और उसका अटेंशन अगर कोई विड्रॉ कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ व्हिसल ब्लोइंग, ठीक है। इन दिस रिस्पेक्ट व्हिसल ब्लोअर को हम क्या कर सकते हैं, व्हिसल ब्लोअर कोई भी हो सकता है, करंट और फॉर्मल एम्प्लॉय भी हो सकता है, डायरेक्टर भी हो सकता है, ऑफिसर भी हो सकता है, कंपनी का सेक्रेटरी भी हो सकता है, या फिर जो आपको गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, या फिर कोई भी हो सकता है, कोई भी वॉलंटियर भी हो सकता है, वो जो आपको रिवील कर रहा है कुछ भी, वो कोई भी बंदा हो सकता है। अब इंडिया में व्हिसल ब्लोइंग मैकेनिज्म क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे क्या है, व्हिसल ब्लोइंग प्रोटेक्शन एक्ट 2014 में आया था। ये क्या करता है, उन लोगों को प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम हरेसमेंट टू पर्सन, मतलब कि जो किसी बंदे को डिस्क्लोज करते हैं कि इस पर्टिकुलर बंदे ने करप्शन किया, तो उस बंदे को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। विलफुल यूज ऑफ, किसी ने अगर अपना पावर का मिसयूज़ किया, या किसी ने क्या अपनी पावर को अर्बिट्ररी यूज़ किया बाय एनी पब्लिक सर्वेंट बिसाइड्स कीपिंग द आइडेंटिटी ऑफ द व्हिसल ब्लोअर, ठीक है। इसमें हमारा एम यही होता है कि जो व्हिसल ब्लोअर है उसकी हम आइडेंटिटी को क्या रखें, सिक्योर रखें। इसके अलावा इसमें जो व्हिसल ब्लोअर की डेफिनेशन उसको काफ़ी ब्रॉड वे में डिफाइन किया है, दैट गोज द बियॉन्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल, मतलब कि इसमें क्या है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या फिर कोई भी ऐसा पर्सन इंक्लूड है, या फिर कोई भी NGO इंक्लूड है, ठीक है। ये पर्सन क्या है, द पर्सन मेक अ public interest disclosure to a competent authority even if they are prohibited under the Official Secrets Act 1923, फाइन। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए, ये एक सिस्टम, मतलब कि इट प्रोवाइड फॉर अ सिस्टम, सो ये क्या करता है, लोगों को एनकरेज करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करो अगर कहीं करप्शन हो रही है, ठीक है, या अगर कहीं पे भी पावर का मिसयूज़ हुआ जा रहा है, किसी के द्वारा किया जा रहा है, लाइक बाय पब्लिक सर्वेंट्स या फिर मिनिस्टर्स के द्वारा, ठीक है। ये इट डज नॉट अप्लाई टू द, ये किस पे अप्लाई नहीं होता, अगर यूनियन के जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, जैसे आपके जितने भी आर्मी नेवी या जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उन पे ये अप्लाई नहीं होता। डिस्क्लोजर आप कैसे कर सकते हो, अगर आपको किसी के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज करनी है, वो आप राइटिंग में भी कर सकते हो, या ईमेल मैसेज के थ्रू भी कर सकते हो, या फिर एंड इसमें फुल पर्टिकुलर्स होंगे कि कौन और, लेकिन इसमें आपको प्रूफ देना होगा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना होगा, या फिर जो भी अदर मटेरियल आपको देना होगा, ठीक है। एनी पर्सन जो भी एग्रीव्ड किया जाएगा बाय एन ऑर्डर ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उस वो क्या कर सकता है, अपील कर सकता है टू द हाई कोर्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको इंश्योर करना है, नो पर्सन और अ पब्लिक सर्वेंट हु हैज़ मेड अ डिस्क्लोजर, मतलब कि अगर किसी पब्लिक सर्वेंट नहीं, सपोज करो आपके दोस्त नहीं आपकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज कर दिया अंडर दिस एक्ट, उसको विक्टिमाइज नहीं माना जाएगा बाय द इनिशिएशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग, फाइन। मतलब कि
अगर आपके ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम आ गया, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, ठीक है, तो आपकी आइडेंटिटी को भी जब तक डिस्क्लोज नहीं किया जाता तब तक आपको मतलब कि विक्टिम ना माने और आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट ना हो जाए, ठीक है। एनी पर्सन हु निग्लिजेंटली रिवील्स द आइडेंटिटी ऑफ अ कंप्लेनेंट विल बी पनिशेबल, ठीक है। और अगर सपोज करो मैंने आपकी कंप्लेंट करी और मेरी अगर आइडेंटिटी किसी ने रिवील कर दी तो उसको भी पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। सो विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन अमेंडमेंट को बिल को 2015 में मतलब कि इसको अमेंड करने के लिए 2015 में इस बिल को लोकसभा में वोट किया गया था सो दैट हम 2014 के एक्ट को क्या कर सके, अमेंड कर सके। लेकिन क्या क्योंकि लोकसभा डिसोल्व हो गई थी 2019 से, तो ये बिल भी उसी का क्या हो गया, डिसोल्व हो गया, ठीक है। इसके अलावा क्या है, SEBI प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन है। आपको पता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज जो हमारा बोर्ड ऑफ इंडिया है वो क्या करता है, इनसाइडर ट्रेडिंग में बैन करता है। मतलब कि अगर आपको पता है कि इस कंपनी के आज 10 रुपये के शेयर हैं और कल को 100 रुपये होने वाले हैं और अगर आपको पता चल गया तो आप इसको रिवील नहीं कर सकते, फाइन। तो इसमें क्या होता है, इस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग क्या है, हम विसल ब्लोअर्स को रिवॉर्ड करते हैं या फिर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उनको हम रिवॉर्ड करते हैं अगर वो ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं अबाउट द इनसाइडर ट्रेडिंग के। तो SEBI के अंडर भी इससे रिलेटेड एक्ट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इनसाइडर ट्रेडिंग का मैंने आपको बता दिया, इट रेफर्स टू अगर आप सिक्योरिटीज़ को या शेयर को ट्रेड करते हो जबकि आपको पता है कि अभी वो पब्लिश नहीं हुई, मतलब कि अभी वो उसका प्राइस पब्लिश नहीं हुआ है और स्टिल उसके पब्लिश होने से पहले आप उसको ट्रेड कर लेते हो क्योंकि आपको पता होता है, क्योंकि आपको ये पता है कि ये कल इसका रेट बढ़ जाएगा और आपको ऐसे अपना अननेसेसरी बेनिफिट गेन करना पाते हो, फाइन। इनसाइडर ट्रेडिंग रेफर्स टू द ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज वाइल इन पोसेशन ऑफ द अनपब्लिश्ड बाय सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्टिकुलर सिक्योरिटी, ठीक है। इसके अलावा कंपनीज एक्ट 2013 में भी क्या है, इसको मैंडेटरी बना रखा, जो भी कंपनीज हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है उनको एक ऑडिट कमेटी को सेटअप करना होगा सो दैट वो विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स को क्या कर सके, इन्वेस्टिगेट कर सकें, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, फाइन। तो चलिए हम आगे नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं, दैट इज द IPC एंड द CRPC, ठीक है। अभी क्या 5 मेंबर की कमेटी को हेड किया किसके द्वारा, रणबीर सिंह के द्वारा। इसको किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया, इस कमेटी को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, जो ये देख रही है कि किस तरह से जो इंडियन पिनल कोड और कोड ऑफ क्रिमिनल कोड के अंदर जो भी मतलब कि सेक्शंस हैं अगर उनको हम किस तरह से कम कर सकते हैं या फिर उनको रिफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हो वो बहुत पुराने बने हुए 1833 18 इस सब के बने हुए हैं। सो हम ये सोच रहे हैं किस तरह से जो क्रिमिनल लॉज हैं उनको हम थोड़ा So, a 5-member committee headed by the Ranbir Singh has been constituted by the Ministry of Home Affairs, which is looking at a sweeping overhaul. किस तरह से जो क्रिमिनल लॉज है अपने जो इंडियन पिनल कोड एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर उसको हम किस तरह से क्या कर सकते हैं, रिफॉर्म कर सकते हैं। अब आपको IPC और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड दोनों के बारे में पता होना चाहिए। देखो एम क्या था, IPC का एम था कि हम क्राइम की जो डेफिनेशन है उसको डिटरमाइन कर सकें और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का एम है कि किस तरह से अगर ये पर्टिकुलर क्राइम है उसके लिए क्या प्रोसीजर है सो दैट हम उस क्रिमिनल लॉ को रेगुलेट कर सकें। बैकग्राउंड हम जरा देख लेते हैं। ये ऑफिशियल क्रिमिनल कोड है जो IPC है, वो 1860 में इसको ड्राफ्ट किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। ये हमने कल पढ़ा था लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। ये सभी एस्पेक्ट्स को कवर करता है क्रिमिनल लॉ के, फाइन। इसके अलावा इनको जो रिव्यू करता है वो कौन करता है, BPRD, दैट इज द ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो इसको रिव्यू करता है। बाकी इसके बारे में आपको पता होना चाहिए ये बॉडी 1970 में सेटअप की थी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, फाइन। गाइस मिनिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, किस मिनिस्ट्री के अंडर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, फाइन। अब हम क्रिमिनल प्रोसीजर देख लेते हैं। ये 1973 में इनेक्ट किया गया था, इनिशियली इसको 1882 में क्रिएट किया गया था। इसका मशीनरी है कि किस तरह से क्राइम में इन्वेस्टिगेशन किया जाए, ये पूरा प्रोसीजर कवर करती है। किस तरह से मशीनरी फॉर किस तरह से एविडेंस को आप कलेक्ट करते हो और डिटरमाइन करते हो कौन सा बंदा गिल्टी है, कौन सा बंदा इनोसेंट है और किसको कितनी पनिशमेंट देनी चाहिए। सो ये जो कवर करता है वो कौन करता है, क्रिमिनल प्रोसीजर को। एंड नेक्स्ट दैट इज द वन नेशन कार्ड, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, आई थिंक आपको पता ही है, फाइन। अभी क्या इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज अमंग कोविड-19 के एज अ पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हमें क्या करना है, वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम अपने इंडिया में अपनाना है, हर एक स्टेट्स में, हर एक यूनियन टेरिटरीज में। कब तक, बाय मार्च 2021, ठीक है। अब देखो इस वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम क्या है, मैंने आपको काफ़ी बार बताया, सिंपल है कि कभी क्या जो जैसे जो BPL के लोग होते हैं वो सिर्फ वहीं उसी फेयर प्राइस शॉप से अपना राशन ले सकते हैं जहाँ पे उनका रजिस्टर्ड है, जहाँ पे वो परमानेंट रेजिडेंट है, फाइन। लेकिन क्या होता है अभी क्या जैसे माइग्रेंट लेबर्स होते हैं वो कभी बिहार की जगह वो कहीं बिहार में ना रह के हरियाणा में रह रहे हैं या फिर किसी और पर्टिकुलर स्टेट में रह रहे हैं, तो वहाँ से वो नहीं ले सकते, ठीक है। तो माइग्रेंट लेबर्स को इसमें बहुत लॉस होता है। तो वन नेशन वन राशन कार्ड से क्या होगा कि अगर आप किसी और स्टेट में भी रह रहे हो तो वहाँ भी आप किसी भी फेयर प्राइस शॉप से अपना राशन ले सकते हो, ठीक है। अंडर दिस वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम जो बेनिफिशियरी होगा वो अपना जो राशन होगा वो कहीं से भी खरीद सकता है। अब सबसे पहले काम करते हैं हम राशन कार्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। ये डॉक्यूमेंट किसके द्वारा इशू किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी ऑर्डर के द्वारा इसको इशू। सो यू शुड नो राशन कार्ड इज इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट
नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। एज पर जो पीडीएस है एंड फॉर किसके लिए, सो दैट हम किसी जो असेंशियल कमोडिटीज उसको परचेज कर सके किसी भी फेयर प्राइस शॉप से सब्सिडाइज रेट में, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट क्या इशू करती है, राशन मतलब ये अलग अलग राशन कार्ड इशू करती है। अबव पॉवर्टी लाइन के लिए अलग होता है, बीपीएल्स के लिए अलग होता है, अंत्योदय फैमिलीज के लिए अलग होता है। और इसको क्या कहता है, पीरियोडिकली रिव्यू करती है। अगर कोई फैमिली एपीएल से बीपीएल में आई है या फिर बीपीएल से एपीएल में है तो उसको रिव्यू करती रहती है और उनके राशन कार्ड को भी चेक करती रहती है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन का क्या प्रूफ होता है, ये एक सब आइडेंटिफिकेशन प्रूफ भी होता है, मतलब कि ये इंपॉर्टेंट टूल है जिसमें आप क्या कर सकते हो, अगर सपोज करो किसी और डॉक्यूमेंट्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया या फिर इलेक्टोरल रोल्स हो गया, तो इनमें भी एज एन आइडेंटिटी कार्ड भी यूज़ करते हैं। जैसे आपका आधार कार्ड है उसी तरह आप राशन कार्ड को भी एज एन आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये पता कि आधार जो वन नेशन कार्ड में क्या होगा, अगर आप सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स किसी भी फेयर प्राइस शॉप से खरीद सकते हो अक्रॉस द कंट्री यूजिंग योर एग्जिस्टिंग रेशन कार्ड, दैट इज द आधार लिंक, ठीक है। लेकिन आपका जो राशन कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, ठीक है। अभी जो प्रेजेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें जो राशन कार्ड होल्डर रहता है वो सिर्फ वहीं से आप जो राशन खरीद सकता है उसी फेयर प्राइस शॉप से खरीद सकता है जहां उसको असाइन किया गया अपनी लोकेलिटी में जहाँ पे वो रहता है, ठीक है। उसके अलावा जो पार्था मुखोपाध्याय वर्किंग ग्रुप था माइग्रेशन पे, जो कहती हमने पिछले साल भी पढ़ा था, उन्होंने रिकमेंड किया था कि हमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को पोर्टेबल बनाना चाहिए और इसके जो बेनिफिट एंड इट्स बेनिफिट उसको 2017 में मतलब कि रिकमेंड किया था, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए पार्था मुखोपाध्याय वर्किंग ग्रुप किससे रिलेटेड है और इन्होंने ये रिकमेंड किया था कि इस तरह का हमें क्या करना चाहिए, पीडीएस सिस्टम को पोर्टेबल बनाना चाहिए अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। सब्सिक्वेंटली क्या गवर्नमेंट ने लॉन्च किया इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अप्रैल 2018 में, ठीक है। अब आप चलो ये भी देख लेते हैं इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है क्या। देखो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसको इंप्लीमेंट की गई है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें क्या करना है, जो नेशन वाइड पोर्टेबिलिटी करनी है फूड ग्रेन्स जिसमें, सो दैट हम क्या है राशन को पूरा नेशन वाइड क्या कर सके, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट कर सके अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी 2013, ठीक है। ये क्या करता है, नेशनल लेवल डाटा रिपोजिटरी को क्रिएट करता है सो दैट हम क्या कर सके बेनिफिशियरी को डुप्लीकेसी से अवॉइड कर सके। मतलब कि कई लोग होते हैं ना हर जगह से फायदा उठा लेते हैं, इस शॉप से भी राशन ले लिया उस स्टेशन, तो वो क्या करते हैं एंड में प्रोलिफरेशन करते हैं, जमाखोरी करते हैं या इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं। तो हम डुप्लीकेशन को प्रिवेंट करने के लिए इसको लेके आए हुआ है, ठीक है। इसके अलावा हम क्या कर सके एडवांस डाटा एनालिटिक्स टेक्निक को यूज़ कर सके सो दैट हम क्या कर सके कॉन्टिन्यूसली इसमें इंप्रूवमेंट कर सके। और तो अभी अपनी एडवांसमेंट टेक्निक्स हम क्या यूज़ करें, जैसे ई पॉइंट ऑफ सेल मेथड यूज़ करें। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके पहले थंब प्रिंट्स ले जाते हैं कि भी आप जो बंदे हो वही हो ना, आप बंदा जो है वो ऑथेंटिक है तभी आपको राशन मिला जाता है, ठीक है। तो न्यू सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं, जो बेनिफिशियरी उसको आइडेंटिफाई करते हैं किसके थ्रू, बाय बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, अभी मैंने बताया, जो कि किससे होगा इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल से, जो कि हर एक फेयर प्राइस शॉप पे इंस्टॉल होता है। इसके अंदर क्या जो माइग्रेंट को अलाउ होगा कि वो अपना 50% तक का जो फैमिली कोटा है वो खरीद सकता है। ये इंश्योर करने के लिए जो इंडिविजुअल है अगर वो किसी और प्लेस पे शिफ्ट हो जाता है तो एटलीस्ट वो फूड सिक्योरिटी से भी बनी रहे, ठीक है। अगर आधार सीडिंग एक बार अगर आपका आधार पूरा कनेक्ट हो जाए और अगर हर जगह 100% मतलब कि आपको पता है अभी काफ़ी शॉप्स ऐसी हैं जहाँ पे ई पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस इंस्टॉल्ड नहीं है, ठीक है। एक बार अगर 100% ही आधार लिंक हो जाए राशन कार्ड के साथ और 100% ई पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस इंस्टॉल्ड हो जाए तो नेशनल पोर्टेबिलिटी जो राशन कार्ड्स हैं वो एक तरह से हमारी रियलिटी बन जाएगी। करंटली ये 17 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में इनेबल्ड है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बेनिफिट्स क्या होगा ये आपको पता ही होगा, विद इन द स्टेट और आउटसाइड द स्टेट क्या लोग क्या कर सकते हैं राशन कार्ड्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, जो मतलब कि अपना राशन खरीद सकते हैं और जो माइग्रेंट्स हैं उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी कब है इस पोर्टल पे, और जो इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी वो अन्न वितरण पोर्टल पे, तो आपको ये इसके बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। अन्न वितरण पोर्टल को इंप्लीमेंट किया गया था सो दैट हम क्या कर सके कुछ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन को डिस्प्ले कर सके जो भी इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस के थ्रू बनी हो और हम सब्सिडाइज फूड ग्रेन को डिस्ट्रीब्यूट कर सके उन बेनिफिशरीज को। ये पोर्टल शो करता है कि जो ऑल इंडिया पिक्चर ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज बिसाइड्स एलोकेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल, फाइन। तो ये हमने सब पढ़ा हुआ है, इवन कि हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, ठीक है। इसका एम यही है कि हम क्या कर सके जो बोगस राशन कार्ड होल्डर्स हैं, मतलब कि जो नकली राशन कार्ड होल्डर हैं उनको रिमूव कर सके थ्रू एन इंटीग्रेटेड ऑनलाइन सिस्टम। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जो राइजिंग हमारी फूड सब्सिडी बिल बन रही है या फिर जो लीकेजेस हो रहे हैं मतलब इलीगल या फिर जो प्रोलिफरेशन हो रहा है उसको भी प्रिवेंट करना है, फाइन। अब जैसे फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में भी आपको पता चाहिए, इसका एम यही था कि हम क्या कर सकें फूड सिक्योरिटी लेके आ सके वेलफेयर अप्रोच से राइट बेस्ड। मतलब कि वेलफेयर अप्रोच में क्या है, वेलफेयर अप्रोच का तो कोई भी गलत फ़ायदा भी उठा सकता है, जो अमीर आदमी वो भी वेलफेयर अप्रोच का फ़ायदा ले लेगा, लेकिन हमारा काम ये नहीं, हमारा ये कि जिसको एक्चुअल में
ज़रूरत है हमें उसको देना, तो राइट बेस्ड अप्रोच को हमें अपनाना, ठीक है। अभी क्या एक्ट लीगलाइज करता है, इस एक्ट के अंदर क्या हमें 75% रूरल पॉपुलेशन को कवर करना है और 50% अर्बन पॉपुलेशन को कवर करना है, सो दैट क्या कर सके वो सब्सिडाइज फूड कैन रिसीव कर सके अंडर द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। अंडर दिस एक्ट 81 करोड़ पर्सन क्या करते हैं सब्सिडाइज फूड ग्रेन खरीदते हैं, जिसमें राइस वो 3 रुपये पर केजी का खरीदते हैं, वीट 2 रुपीज़ पर केजी का, और जो कोर्स ग्रेन्स होते हैं जो मोटे अनाज होते हैं उनको 1 रुपये पर केजी में खरीदते हैं फ्रॉम द डेजिग्नेटेड फेयर प्राइस शॉप ऑफ, ठीक है। इसके अलावा इसको जो ऑपरेट किया जा रहा है इसकी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की। इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या काम है वो क्या करती है फूड ग्रेन एलोकेट कर देती है स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट को, और फूड ग्रेन को ट्रांसपोर्ट करती है अप टू द डिपोट्स। मतलब कि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग रोल है, स्टेट गवर्नमेंट का अलग रोल है। देखो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है एलिजिबल फैमिलीज को आइडेंटिफाई करती है कि हाँ ये फैमिली इसका बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है, और उनको राशन कार्ड इशू करती है और फेयर प्राइस शॉप्स को सुपरवाइज करती है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है जो भी फूड ग्रेन्स है जो भी अनाज है वो स्टेट्स और यूटीज़ को एलोकेट करती है। अब ये देखो यूपी की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ऑफकोर्स उनको ज़्यादा एलोकेट करेगी, जिसकी पॉपुलेशन कम है उनको कम एलोकेट करेगी, तो फूड ग्रेन्स को एलोकेट करती है, इवन ट्रांसपोर्ट भी करती है और स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है, सो दैट हम फूड ग्रेन्स को डिलीवर कर सकें फ्रॉम एफसीआई के गोडाउन से लेके फेयर प्राइस शॉप तक के डोर स्टेप, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट का समझ में आ गया, ये क्या करती है ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी करती है, लाइक आइडेंटिफाई करती है एलिजिबल फैमिलीज को और उनको राशन कार्ड इशू करती है और फेयर प्राइस शॉप्स की फंक्शनिंग को मॉनिटर करती है। अब जब हम टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम ये 1997 में लॉन्च किया गया था, सो दैट हम पुअर्स पे फोकस कर सकें। इसके अंदर क्या बेनिफिशियरीज को दो तरह से कैटेगराइज किया गया है, एक तो बीपीएल एपीएल, ठीक है। देखो अंत्योदय अन्न योजना को 2000 में लॉन्च किया गया था, सो दैट हम टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को और ज़्यादा फोकस बना सके और टारगेटेड बना सके, और ये फोकस करता है पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिली, ठीक है। जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो एपीएल और बीपीएल दैट इज द बिलो पॉवर्टी लाइन और अबव द पॉवर्टी लाइन इन पे फोकस करता है, लेकिन जो अंत्योदय अन्न योजना है वो पुअरेस्ट ऑफ पुअर फैमिली पर फोकस करता है, राइट। तो अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद अपना इकोनॉमी आज ही स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तब तक ले बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना, तब तक बाय बाय टाटा।